यूएचएस ने एमडी कैट 2025 को कंडक्ट करवा लिया और मेरी दुआ है कि आप लोगों के लिए इसका जो रिजल्ट है वो हक में बेहतर हो और इंशाल्लाह होगा। अगर मैं यूएचएस एमडी कैट 2025 की फिजिक्स पोर्शन की बात करूं तो लास्ट ईयर की तरह इस दफ़ा भी जो टेस्ट है वो बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब एक आधा में क्वेश्चन नज़र आता है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज ओवरऑल जो क्वेश्चन थे वो आसान थे। अगर इसका एनालिसिस किया जाए कि कौन कौन से यूनिट्स में से क्वेश्चन थे, तो हमें कुछ यूनिट ऐसे मिलते हैं जिनमें से बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जैसे वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम इस दफ़ा न्यू यूनिट ऐड हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में से कोई क्वेश्चन नहीं था, मॉडर्न फिजिक्स में से क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन था एक्सरे और गैमा रे से रिलेटेड, हम चाहें तो उसको मॉडर्न फिजिक्स में इंक्लूड कर लें या फिर अल्टरनेटिंग करंट में। अगर हम उसको मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बाकी जो क्वेश्चंस की अगर डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखें तो सिर्फ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, मीन्स 36 में से सिर्फ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, एप्लीकेशन बेस्ड थे। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं ओवरऑल, तो डेफिनेशन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिनको हम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, ये टोटल 4 थे। फार्मूला, टोटल क्वेश्चन जो थे वो 2 थे। ऐसे क्वेश्चन जिनमें डायरेक्ट सिर्फ फार्मूला पूछा गया, यूनिट्स 3 थे, इनमें कन्वर्जन भी शामिल है यूनिट्स की। फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा, और ये वो क्वेश्चन है जिनको अगर हम डिफिकल्टी वाइज देखें तो मॉडरेट में आते हैं, जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा थी। तो कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 18 और 7 मीन्स 25। तो आउट ऑफ 36 25 क्वेश्चन, ये और हमेशा ऐसा ही होता है। और न्यूमेरिकल, जैसा मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, सिर्फ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था और वो भी बहुत आसान था। अब चलें डिस्कस करते हैं इस टेस्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हम लोग जानते हैं, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। तो बेसिकली जो यूनिट इसका है वो टेम्परेचर के चेंज की बेस पर है, क्योंकि बाकी तो रेजिस्टेंस की रेशो है। तो इसका यूनिट होता है पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज बीटा 1/k। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में पहला 1/c है, 1/डिग्री सी होता तो फिर हम थोड़ा सा डाउटफुल होते, लेकिन अगर हम SI की बात करें तो बेस्ट आंसर हमारा बीटा ही बनता है। The work done by the gravitational force on an object as it moves from a reference level to a higher point. अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ लेकर जाएं तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। और यहाँ पर यही है कि जब आप अपने रेफरेंस पॉइंट से एक बॉडी को अवे लेकर जा रहे हो, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है और आप उससे एक बॉडी को अवे लेकर जा रहे हो, तो क्या हो रहा होगा? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। और जब भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है वर्क डन नेगेटिव होता है। तो इसका राइट आंसर आपके पास बीटा होगा। इफ टू स्पीकर्स एमिट साउंड एट सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज, मैक्सिमम लाउडनेस अगर। अब देखो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज, इसका मतलब ये इंटरफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लाउडनेस मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम लाउडनेस का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फेज डिफरेंस के बारे में हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारा फेज डिफरेंस क्या होता है। तो उसका आंसर आप इजीली यहाँ मार्क कर सकते हो कि हमारा आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा जो ऑप्शन है दैट इज बीटा, कि पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो हमारी जो इंटरफेरेंस होगी दैट विल बी कंस्ट्रक्टिव। लैम्डा की जगह क्या हो सकता है? अगर हम पूरी सीरीज की बात करें तो जब भी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हो, 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो जब भी पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है, राइट आंसर यहाँ पर बीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलेरेशन इज। सिंपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि जब हमारी वेलोसिटी टर्मिनल हो जाए तो एक्सेलेरेशन क्या होता है। जब हमारी वेलोसिटी टर्मिनल की इक्वल हो जाए तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो होती है। और एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो नेट फोर्स होती है वो जीरो के इक्वल। और नेट फोर्स कब जीरो होती है? जब वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाए। तो ये सिंपल डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। राइट आंसर इसका बीटा होगा। और अगर क्वेश्चन होता बिफोर टर्मिनल वेलोसिटी तो आप जानते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से लेसर होगा। A 0.5 किलोग्राम बॉल्स मूविंग एट 6 मीटर पर सेकंड हैज काइनेटिक एनर्जी। ये वाहिद क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है और आसान है। ऐसा ही क्वेश्चन नम्स में भी था काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं 12 mv²। तो मैस 0.5 है और वेलोसिटी 6 है, कोई कन्वर्जन भी नहीं है।
कि कोई यूनिट आपको कन्वर्ट करना पड़े तो 0.5 और वेलोसिटी 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 का हाफ 18 और 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका आंसर आएगा 9 जूल। तो 9 जूल हमारे पास इसका राइट आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन विल बी अल्फा। A fluid is flowing through a tube. To undergo transition from laminar to turbulent flow, its velocity must be. Again ये सेट बेस्ड क्वेश्चन, क्रिटिकल वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर जो फ्लो है वो लैमिनर से टर्बुलेंट हो रहा हो तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी? दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। और क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन भी यही है कि क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जहां पर हमारा फ्लो लैमिनर से टर्बुलेंट हो जाता है। ये हमने डेफिनेशन भी देखी, हमने कंडीशन भी देखी कि हमारे पास वेलोसिटी कितनी होती है 0.16 मीटर पर सेकंड, उससे ज़्यादा हो तो फ्लो लैमिनर से टर्बुलेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चार्ली। और जब तक वेलोसिटी क्रिटिकल से लेसर, फ्लो लैमिनर रहेगा। फॉर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकेस्ट। देखो दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं। अब दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस मीन्स दो लाइक चार्जेस का कॉन्सेप्ट, और दोनों इक्वल हैं तो मैग्नीट्यूड सेम। हम जानते हैं कि जब दोनों चार्जेस सिमिलर हों तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अगर आप टेस्ट चार्ज को भी रखोगे तो नेट फोर्स जीरो आएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीकस्ट कहाँ पर है? उन दोनों के दरमियान। और अगर दोनों चार्जेस इक्वल हैं तो एग्जैक्टली वो कहाँ पर होगा? वो मिड वे होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी अल्फा। और अगर एक चार्ज की मैग्नीट्यूड ग्रेटर हो और एक चार्ज की मैग्नीट्यूड स्मॉलर हो तो होगा दरमियान में ही, लेकिन स्मॉलर चार्ज के पास होगा। तो राइट आंसर इज ओनली अल्फा। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च इन एयर विद सर्टेन एंगल, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट। एक प्रोजेक्टाइल को किसी एक एंगल पे लॉन्च किया, उसकी वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे। ये दो ऑप्शन हो सकती थी। अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग नहीं है, तो राइट आंसर इज अल्फा। और अगर क्वेश्चन मिनिमम होता तो फिर होता हाईएस्ट पॉइंट, और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन शामिल है टेस्ट में। If the distance between the two charges is halved and the magnitude of the charges are also double, the force between the charges becomes। फेमस क्वेश्चन है ये कि चार्जेस को डबल कर दो, डिस्टेंस को हाफ कर दो, या सिर्फ डिस्टेंस को हाफ कर दो तो क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें मेंशन है, एक चार्जेस से रिलेटेड है और एक डिस्टेंस से रिलेटेड। तो ये फार्मूला है कूलम्स लॉ का, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो चीज़ चेंज हो रही है वो चार्जेस है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस हाफ, डिस्टेंस हाफ हो गया r/2, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस आर ऑल्सो डबल, और दोनों चार्जेस को आपने डबल कर दिया। उसने एक चार्ज नहीं कहा, चार्जेस कहा, तो दोनों चार्जेस को आप डबल करोगे। अब क्या करेंगे? जो चीज़ हमने सब्स्टिट्यूट की उसको सॉल्व करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सॉल्व करना है उस चीज़ को जो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है? ये 2 और ये 2 और ये 1/2 का स्क्वायर, बाकी फार्मूला। तो फार्मूला को नहीं छेड़ना क्योंकि कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो फार्मूला के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर मैंने अलहदा कर दिया। ऊपर 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, और नीचे 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर में 4 डिवाइड हो रहा है, ये न्यूमरेटर के 4 से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर होगा 16 टाइम्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। इफ अ बॉडी हैविंग अ mass 2 kilogram moving with 5 meter per second approach another mass 3 kilogram with a speed 1 meter per second in the same direction, the relative speed of approach is 4 meter per second. The relative speed of separation after the collision will be। हमारे पास जितनी relative speed before collision होती है उतनी relative speed after collision होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के टॉपिक में, और ये स्पेसिफिकली जो कंडीशन है ये इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड है कि जितनी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन होगी उतनी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगी। इसको यूं भी कहा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो जितनी वेलोसिटी हमारी रिलेटिव पहले होगी उतनी रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास बाद में भी होगी। तो इसका आंसर होगा अल्फा। If p is the momentum of an object and m is its mass, then its kinetic energy is। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये फार्मूला हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को कंपेयर करने के लिए। और फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। और ये फार्मूला आप यूँ भी पढ़ते हो कि मोमेंटम इज इक्वल टू √2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? बीटा। The electric field at a point due to two equal and opposite charges is 100 न्यूटन पर कूलम। किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फार्मूला होता है KQ/r², और ये वैल्यू हमें गिवन है 100 न्यूटन पर कूलम।
अब कहता है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, अगर हम दोनों में चार्जेस को डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज के साथ रिलेशन क्या है, डायरेक्ट, और ये चार्ज कौन सा है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरा चार्ज वो होता है जिसपे फोर्स अप्लाई होती है, और इस फार्मूला में एक ही चार्ज है। तो अगर आप यहाँ पर इस चार्ज को डबल कर देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। तो पहले अगर 100 है तो चार्ज के डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड डबल, तो 100 का डबल क्या होगा, 200। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। If a plastic sheet of relative permittivity 2.5 is inserted between 2 point charges placed in a vacuum, then the electrostatic force between them। देखो हमें यहाँ पर relative permittivity की वैल्यू मींस एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे दी 2.5 और उसको दो चार्जेस के दरमियान रिड्यूस किया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो जाएगी। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.5, और 2.5 डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब हमारी फोर्स रिड्यूस होगी, और कितनी रिड्यूस होगी, 2.5 टाइम्स, तो डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2.5, आंसर इज बीटा। आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स द रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज। अब क्वेश्चन है रिमेनिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड, और हमें 3 हाफ लाइफ्स गिवन है, स्मॉल एन की वैल्यू गिवन है, रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या था, n ओवर 2 रेज़ टू पावर n, n टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। अब n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होगा, 8, तो मीन्स हमारी फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 1 ओवर 8। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। और मैंने शॉर्टकट बताया हुआ था कि आपने सिंपल डिनोमिनेटर को देखना कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 की किस पावर से आएगा, तो 8 2 की 3 पावर से आ रहा है, चार्ली राइट आंसर है। इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज। ऐसे कई क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि रेंज और हाइट कब इक्वल होती है, किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम है, और ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास वो कौन सा एंगल है जहाँ पर जो रेंज होती है वो मैक्सिमम रेंज का हाफ होती है, और इसका आंसर हम डायरेक्ट जानते हैं 15 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, 15 डिग्री, क्योंकि स्टेटमेंट को पढ़ें, इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज। तो इसको सॉल्व अगर करना चाहो, अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो जो गिवन है स्टेटमेंट उसको लिख दो, उसके बाद फार्मूला में वैल्यू पुट कर दो। तो रेंज का फार्मूला वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी, और जो मैक्सिमम रेंज है उसका फार्मूला हमारे पास वी आई स्केयर ओवर जी है। तो वी आई स्केयर ओवर जी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा 1 ओवर 2 के इक्वल आ गया। तो क्या करो, साइन को ले जाओ राइट साइड पे, जब साइन को राइट पे लेकर जाओगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 ओवर 2, साइन किस एंगल पे 1 ओवर 2 वैल्यू देता है, 30, तो राइट साइड पे आ जाएगा 30 डिग्री। अब 30 को सॉल्व करना है, 2 को डिवाइड करो, तो 30 डिवाइड बाई 2, आंसर विल बी 15 डिग्री। तो डायरेक्ट याद होता है, लेकिन अगर भूला हो तो सॉल्व करके भी आंसर अल्फा ही आएगा। In an ideal transformer, if the primary voltage is doubled and the turns ratio remains same, what happens to the secondary current? टर्न्स रेशो को फर्क नहीं पड़ा, आप कहा गया कि प्राइमरी वोल्टेज डबल, अगर प्राइमरी वोल्टेज डबल तो याद रखिएगा इसका मतलब है कि आपका सेकेंडरी जो वोल्टेज है उसको भी क्या आएगा, डायरेक्ट चेंज आएगा डबल, लेकिन सेकेंडरी वोल्टेज से रिलेटेड नहीं पूछा गया, हमें सेकेंडरी करंट के बारे में पूछा गया। तो सेकेंडरी करंट को फाइंड करना है, और हमारे पास जो फार्मूला है उसको अगर मैं यूज़ करूँ, आई एस ओवर आई पी, आई एस ओवर आई पी इज इक्वल टू वी पी ओवर बी एस, इन्वर्स रिलेशन बनता है। तो यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आई एस इक्वल आएगा वी पी इंटू आई पी ओवर वी एस। तो यहां पर एक तरह से हमारे डायरेक्ट रिलेशन बन रहा होगा कि अगर बाकी कोई चीज़ सही नहीं हो रही तो प्राइमरी वोल्टेज को डबल करने से हमारा सेकेंडरी वोल्टेज भी डबल। इसको हम एक लेंथी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जहां पर हम पावर को इन्वॉल्व करके टर्न्स रेशो को इन्वॉल्व करके सॉल्व करें, लेकिन सबसे ईजी मेथड ये है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डायरेक्ट रिलेशन बनेगा, तो अगर आपका प्राइमरी वोल्टेज डबल हो रहा है तो जो आपका सेकेंडरी करंट होगा वो भी क्या होगा, वो डबल हो जाएगा। और रीज़न क्या है, ताकि आपके पास जो पावर हो वो सेम रहे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो राइट इसका आंसर क्या होगा, डबल, एंड दैट इज अल्फा। एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन सिंपल यूनिट कन्वर्जन का है कि आपका 90 डिग्री रेवोल्यूशन में कितना होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो 1 रेवोल्यूशन है दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री होगा तो क्या करोगे, दोनों साइड्स को 4 से डिवाइड करोगे। तो दोनों साइड्स को 4 से डिवाइड करोगे, ये मेथड बता रहा हूँ, मेथड की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो 360 ओवर 4, तो ये 1 ओवर 4 रेवोल्यूशन, तो ये आपके पास आएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री 1 ओवर 4 रेवोल्यूशन होता है। तो 1 रेवोल्यूशन 360, हाफ रेवोल्यूशन 180, और 1 ओवर 4 रेवोल्यूशन 90। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन, एंड दैट इज
अल्फा। द टाइम इन विच हाफ ऑफ द गिवन नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियाई डिके इज नोन एज, कितनी देर में हमारे पास जो न्यूक्लियाई है गिवन वो हाफ हो जाता है, ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन है। द टाइम ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ एटम्स रिड्यूसेस टू हाफ, और किसका जो उस टाइम पे प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर होगा हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, द टाइम इन विच हाफ लाइफ ऑफ द गिवन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज नोन एज, डेफिनेशन है ये, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ। अल्फा राइट आंसर होगा। अर्थ रिसीव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम, अब ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये स्पेसिफिकली अगर हम बात करें पंजाब की बुक के अंदर ये मेंशन है कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमें रिसीव होती है वो कहाँ से होती है, वो सन से होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी चार्ली। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें चार्ली, और ये सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ से रिसीव होगी। द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू, 90 डिग्री जो फेज डिफरेंस है वो किसके इक्वल, सिंपल ये कन्वर्जन है, जैसे ऊपर हमने किया क्वेश्चन एक, 90 डिग्री कितने रेवोल्यूशन है, यहाँ पर 90 डिग्री को आपने एक तरह से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कन्वर्जन ना भी कन्वर्जन करनी हो, डायरेक्ट पता है कि 90 डिग्री पाई बाय 2 होता है। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। और बाकी वैसे कन्वर्जन क्या है, अगर उसकी कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन हमारे पास ये होती है कि जो 1 रेडियन होता है वो 1/180/पाई डिग्री होता है। उसके रिवर्स हम क्या कहते हैं कि 1 डिग्री पाई/180 रेडियन होता है। तो इसके थ्रू आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, तब भी आंसर बीटा ही आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड, डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी की, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी होता है। राइट आंसर इज बीटा। द बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपीयर्स इन द, सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि जो बाल्मर सीरीज हमारे पास है वो किस स्पेक्ट्रम में होती है। हम जानते हैं कि ओवरऑल वाहिद बाल्मर सीरीज है जो विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें एनर्जी वाइज तो वो लाइमन सीरीज, अल्ट्रा वायलेट और बाकी तीनों इंफ्रारेड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डेल्टा, क्योंकि बाल्मर सीरीज है। A ball is thrown into the air with certain velocity v making an angle theta with the horizontal. If the air resistance is neglected at maximum height its velocity is, projectile motion से related question है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को velocity v एंगल थीटा पे लॉन्च किया, तो ये पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमारी वेलोसिटी क्या होगी। तो क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमारी वेलोसिटी मिनिमम होती है लेकिन नॉन जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जब जाकर आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो वो अलॉन्ग एक्स है। तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है दैट इज अलॉन्ग एक्स, और अलॉन्ग एक्स वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है। और वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर देखो अलॉन्ग वाई वो जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स, तो मैक्सिमम हाइट पे जाकर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है। तो क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट पे हमारी जो वेलोसिटी है उसका वाई कंपोनेंट जीरो होता है, ओवरऑल वेलोसिटी जीरो नहीं होती, लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी हम कहेंगे कि क्या है, दैट इज मिनिमम बट नॉट जीरो। अगर क्वेश्चन होता वाई कंपोनेंट का फिर आप कहते हैं कि वो जीरो है, तो आंसर होगा इसका डेल्टा, मिनिमम बट नॉट जीरो। A cannon is placed on a smooth surface. When it fires a shell, the cannon moves backward. This recoil occurs due to, हम ये पढ़ते हैं कि गन या कैनन ये वापस रिकॉयल क्यों करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन के किस लॉ से रिलेटेड है, थर्ड लॉ से। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जितना मोमेंटम हमारे पास कैनन बॉल का उतना मोमेंटम कैनन का, जितना मोमेंटम बुलेट का उतना मोमेंटम हमारे पास गन का। ये कॉन्सेप्ट जो है ये थर्ड लॉ से आता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज लिंक्ड विद, आंसर है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। If the surface charge density of an infinite sheet increase by 25%, the electric field intensity, अब ये गॉसेस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। गॉसेस लॉ में पढ़ते हैं कि इनफाइनाइट शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिग्मा के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है। तो कहता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेज बाय 25%, डायरेक्ट रिलेशन है, और ये आसान है। इसको हम पूरे वो जो 3 स्टेप मेथड है उसे ना भी करें, डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बाकी ऑप्शन देखो 50% तो इंक्रीज नहीं करेगा, 25% बढ़ाने से कोई पावर भी नहीं है, पावर 1 है, सॉरी पावर 1 है। तो जितने बढ़ाओगे सरफेस चार्ज डेंसिटी को उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। तो इसका आंसर सिंपली आपके पास अल्फा होगा। बीटा ऑप्शन 50% हो नहीं सकता क्योंकि पावर नहीं है, तो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, डिक्रीज तो हो नहीं सकता क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो राइट आंसर इज ओनली अल्फा, इंक्रीज बाय 25%। और अगर आप मेथड से सॉल्व करना चाहोगे, जैसे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के हम क्वेश्चंस करते हैं, तब भी आपका आंसर सॉल्व होकर अल्फा ही आएगा। An incompressible fluid flows through a pipe that becomes narrower in one section. हमारे पास एक incompressible fluid है। incompressible fluid किसे कहा जाता है, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है।
और वो कहता है पाइप हमारे पास क्या हो रहा है, आगे से नैरो हो रहा है, मीन्स एरिया रिड्यूस हो रहा है। द फ्लूइड स्पीड इंक्रीजेस, क्योंकि हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कि स्पीड का ताल्लुक एरिया से इन्वर्स है, इन दैट रीजन टू मेंटेन। लेकिन क्या चीज़ मेंटेन रहेगी? देखो, जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ पर आपकी स्पीड कम हो जाती है, और जहाँ पर एरिया कम होता है वहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ताकि फ्लो रेट सेम रहे। क्योंकि एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट होता है। और अगर डेंसिटी को लेते हो, डेंसिटी, एरिया और वेलोसिटी, तो फिर आपके पास आता है मैस फ्लो रेट। अब फ्लो रेट ऑप्शन नहीं है, वॉल्यूम ओवर टाइम, लेकिन मैस फ्लो रेट है, और एक ही चीज़ है। डेंसिटी तो बीच में कांस्टेंट है, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम को कन्वर्ट करोगे मैस और डेंसिटी की फॉर्म में, इस फार्मूला से डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। तो वॉल्यूम की जगह मैस ओवर डेंसिटी पुट करोगे और डेंसिटी कांस्टेंट है, तो उसके आने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ना सोचें कि वॉल्यूम फ्लो रेट होना चाहिए था, वॉल्यूम फ्लो रेट सेम है तो मैस फ्लो रेट भी हमारे पास क्या आएगा, वो सेम आएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या बनती है, फ्लो रेट वाली, दैट इज चार्ली। वॉल्यूम नहीं आएगा, फ्लो रेट आएगा। इन अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एज अ फ्लूइड एंटर्स अ नैरोअर रीजन। अब क्वेश्चन ये जो है बर्नौलीज इक्वेशन से रिलेटेड है, उसकी सेकंड एप्लीकेशन, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड। तो कहता है कि अगर हमारा फ्लूइड एंटर होता है एक नैरो रीजन में तो क्या होगा। नैरो रीजन का मतलब है कि जो एरिया वो डिक्रीज कर गया, एरिया के डिक्रीज करने से स्पीड क्या कर जाएगी, इंक्रीज। और जहाँ स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो ये ऑप्शन देखनी है आपने कहाँ पर है कि स्पीड इंक्रीजेस एंड प्रेशर डिक्रीजेस, हाई वेलोसिटी, लो प्रेशर, एंड दैट इज बीटा। द कर्व शेप ऑफ एन एरोप्लेन विंग caused air to move faster over the top surface। हमारे पास जो एरोप्लेन की विंग्स हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हमारे पास विंग के टॉप और बॉटम पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो, और वो फिर हेल्प करता है उसको लिफ्ट करने में। और इसी तरह से लैंडिंग का प्रोसेस भी होता है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि जो हमारे पास एरोप्लेन का जो कर्व शेप है उसमें एयर मूव फास्टर ओवर द टॉप सरफेस। तो टॉप के ऊपर अगर एयर की स्पीड बढ़ गई तो टॉप के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, और बॉटम पर उसके मुकाबले में स्पीड कम होगी तो बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा, और इसी वजह से जहाज क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन देखनी है कि क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन कहता है ग्रेटर प्रेशर ऑन द टॉप, नो, फर्स्ट गलत है। लोअर प्रेशर ऑन द टॉप, यस, जो प्रेशर होगा टॉप पे लोअर होगा और बॉटम पे हाई, इक्वल नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस आएगा, एंड जीरो प्रेशर, ये भी गलत है। तो राइट आंसर इज ओनली बीटा। द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डू नॉट एग्जिट ड्यू टू। हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो एग्जिट क्यों नहीं होते। इवन जो बीटा डिके होता है, पॉजिटिव बीटा डिके, उसमें प्रोटॉन डिके करता है लेकिन एग्जिट नहीं करता। जो चीज़ निकलती है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्यों नहीं एग्जिट करते, तो रीजन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस में दो तरह की फोर्सेज हैं, एक प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस को बाइंड करती है, और ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर आंसर होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, आंसर इज डेल्टा। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू आउटर स्पेस बिकॉज। मैकेनिकल वेव की क्या डेफिनेशन थी, एक ऐसी वेव जिसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और स्पेस पे तो मीडियम नहीं है, एब्सेंस ऑफ मीडियम है। अब यहाँ पर ऑप्शन में कोई लिखा नहीं हुआ एब्सेंस ऑफ मीडियम। अब मीडियम की ज़रूरत क्यों होती है, मीडियम की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें और अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करें, प्रोग्रेसिव वेव का कॉन्सेप्ट। तो जब स्पेस के अंदर, फ्री स्पेस में मीडियम जहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई पार्टिकल्स ही नहीं है जो वाइब्रेट करें, तो क्या कोई उनका इंटरेक्शन आपस में होगा कि एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र हो सके। आंसर है नो, और उसका राइट आंसर है डेल्टा। दे लूज ट्रांसमिशन विदाउट इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, कि इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होते ही नहीं है जिसकी वजह से वो एनर्जी को लूज करते होते हैं। बाकी अगर ऑप्शन देखें, हैव लो स्पीड इन वैक्यूम, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब ट्रैवल ही नहीं करते तो लो स्पीड कहाँ से। डिस्पर्स इन स्पेस, डिस्पर्स होने के लिए पार्टिकल्स रिक्वायर्ड हैं। लूज फ्रीक्वेंसी इन द एब्सेंस ऑफ एयर, नो, द राइट आंसर इज डेल्टा, कि पार्टिकल्स की इंटरेक्शन नहीं है जिस वजह से एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज इक्वल टू ईएमएफ ओनली व्हेन। हम फार्मूला पढ़ते हैं ईएमएफ का, ईएमएफ इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर। अब क्वेश्चन है कि हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ ये दोनों इक्वल कब होंगे। दोनों इक्वल तभी होंगे जब हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो जीरो है, या फिर अगर ऑप्शन ये हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखनी है कि कौन सी है। फर्स्ट वन, नो करंट फ्लोस, यस। बीटा, करंट इज मैक्सिमम, नो। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, नो, जीरो होनी चाहिए। लोड रेजिस्टेंस इज जीरो, नो।
लोड रेजिस्टेंस जीरो होने से VT जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो ये कि कोई करंट फ्लो ना करे। तो ये ओपन सर्किट का केस है। जब ओपन सर्किट होता है तो उस केस में हमारे पास E और VT इक्वल होता है। तो ओपन सर्किट में हमारी जो लोड रेजिस्टेंस होगी हम उसको ज़ीरो नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो इनफाइनाइट कंसिडर होती है। ओपन सर्किट में जब करंट ज़ीरो तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, और कौन सी, लोड रेजिस्टेंस। तो राइट आंसर इज अल्फा व्हेन नो करंट फ्लोस। अ लूप मूव टुवर्ड्स अ स्टेशनरी मैग्नेट। हमारे पास एक लूप है, करंट कैरिंग लूप, और उसको हम मूव करवा रहे हैं एक स्टेशनरी मैग्नेट की तरफ। लेट से ये मैग्नेट है, उसका ये नॉर्थ पोल और ये उसका साउथ पोल। द इंड्यूस करंट विल बी enhance the motion, try to stop the approach, become zero, become alternating, Lenz's law। पास आए तो दूर भेजे, दूर जाए तो पास बुलाए। अब पास आने की कोशिश कर रहा है तो क्या होगा, नॉर्थ के सामने नॉर्थ बन जाएगा। जब नॉर्थ के सामने नॉर्थ बन जाएगा तो दोनों में क्या होगी, रिपल्शन। और जब रिपल्शन होगी तो ट्राई टू स्टॉप द अप्रोच, वो पास आने से रोकेगा। तो राइट ऑप्शन इज बीटा। और जब दूर जाएगा तो फिर पास बुलाएगा, फिर अट्रैक्ट करेगा। द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन डिपेंड्स अपॉन। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। हमने क्या फार्मूला पढ़ा था टोटल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ टाइम के इंटू एक्स नॉट स्केयर। टोटल एनर्जी का ताल्लुक एम्पलीट्यूड के स्केयर के साथ डायरेक्ट होता है। तो राइट आंसर इज डेल्टा, एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन होगा। द वेव दैट आर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड पेनिट्रेटिंग पावर। फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा, पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ना तो वेवलेंथ लोएस्ट होगी, और वेवलेंथ और पेनिट्रेटिंग एबिलिटी का ताल्लुक इन्वर्स होता है। जितनी वेवलेंथ कम उतनी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लोएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, गैमा रेस की, और गैमा रेस की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगी, चार्ली, गैमा रेस। और अगर गैमा रे ऑप्शन ना होती फिर आपके पास एक्सरे, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखते हो तो गैमा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव्स। तो हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग एबिलिटी जो है वो गैमा रेस की है। और रीज़न उनकी क्या है, बिकॉज उनकी आयनाइजेशन एबिलिटी कम है। ये भी आप कॉन्सेप्ट जानते हो कि पार्टिकल विच इज मोर आयनाइजिंग इज लेस पेनिट्रेटिंग, and the particle which is low ionizing will be more penetrating. That's why answer is gamma rays. According to first law of thermodynamics, when heat flows into a system and no work is done, हमें हिंट मिल गया, no work is done। वर्क डन अगर जीरो है तो ये प्रोसेस आइसोकॉरिक है, आइसोकॉरिक, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। और आइसोकॉरिक प्रोसेस में हम लोग क्या कहते हैं, आइसोकॉरिक प्रोसेस में हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो सारी की सारी हीट है वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास वर्क डन जीरो, तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक W जीरो। अब क्वेश्चन है कि व्हेन हीट फ्लोज इनटू अ सिस्टम, हीट दे रहे हो, अब हीट दे रहे हो, Q पॉजिटिव तो डेल्टा U भी पॉजिटिव। और जब डेल्टा U पॉजिटिव है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, द इंटरनल एनर्जी मस्ट इंक्रीज अल्फा, क्योंकि डेल्टा U पॉजिटिव है। If the length of the conductor becomes 4 times its original length, its resistance becomes। अब ये कोई स्ट्रेच वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल कि अगर एक कंडक्टर की लेंथ को 4 गुना ज़्यादा कर दिया, अब कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल, लेंथ 4 गुना तो रेजिस्टेंस का ताल्लुक लेंथ के साथ डायरेक्ट होता है। ये फार्मूला रो एल ओवर है, डायरेक्ट रिलेशन। तो अगर आपके पास लेंथ 4 टाइम्स तो आपकी रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स, मीन्स क्वाड्रपल। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, डेल्टा होगा। तो आई होप कुछ सीखने को मिला होगा आपको, कुछ चीज़ें अगर कहीं गलती की है पता चल गया होगा कहाँ गलती किया है। अगर कोई नेक्स्ट टेस्ट ऐसा देना है जहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस अगर आएँ तो ऐसी गलतियाँ ना कीजिएगा। बाकी कंपेयर कर लीजिएगा अपने आंसर्स के साथ, अपने की के साथ। इंशाल्लाह आप लोग MD कैट में ज़रूर कामयाब होंगे। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा दरवाज़ा खुलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम हैं तो हिम्मत नहीं हारनी, बहुत सारी चीज़ें अभी आगे रहती हैं आपके लिए। अभी कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि जो आपने मेहनत की है उसका सिला आपको मिलना है। वो देर से मिले लेकिन उसी टाइम मिलेगा जब वो आपके हक में बेहतर होगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश वेरी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। अपना ख्याल रखें।